नवी मुंबई के सिडको प्रदर्शनी केंद्र में क्रेडाई मची यूथ द्वारा मेगा प्रॉपर्टी रिडेवलपमेंट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नवी मुंबई और रायगढ़ की 1000 से अधिक हाउसिंग सोसाइटियां जो सक्रिय रूप से पुनर्विकास पर विचार कर रही हैं, इस पुनर्विकास प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रसिद्ध ईवी होम्स ने भी भाग लिया और उपस्थित लोगों को अपनी सुविधाओं और परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ईवी होम्स वाशी जैसे क्षेत्रों में पुनर्विकास परियोजनाओं में शामिल रहे हैं, जो मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में विशेषज्ञता प्रदर्शित। नई मुंबई की जो शुरुआत हुई है, वहीं से हम लोग सबकी जो बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई है। तो नई मुंबई के साथ में हमारा एक स्पेशल अट्रैक्शन है, एक स्पेशल बॉन्ड है, और हम लोग ने ये शहर के शुरुआत से इसकी कंस्ट्रक्शन में भी हमने कंट्रीब्यूट किया है। और अब हम जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, मेजोरिटी ऑफ द जो डेवलपर्स यहाँ पे है वो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग इस शहर के पुनर्विकास में भी योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो देखा है कि लोग सच्चाई से, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, वो लोग यहीं पे इतने सालों से टिके हुए हैं। और यहाँ पे नई मुंबई में काम करने के लिए अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपका नाम से ही काम हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी कितने सारे सोसाइटीज में रीडेवलपमेंट हम लोग ने रीडेवलपमेंट की शुरुआत की थी 2006 में। हमने वो टाइम पे तो 0.5 FSI मिल रहा था सिर्फ सिडको से, मतलब 0.5, मतलब जो कमर्शियल का 0.5 है उतना ही मिल रहा था। हमने उस 0.5 FSI के बेसिस पे भी हमने रीडेवलपमेंट किया है 2006 में, जो नई मुंबई की जो शुरुआत थी, जो नींव रखी गई थी रीडेवलपमेंट की। और उसके बाद में आप 2025 में आप देखोगे तो आज हम नई मुंबई के सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स रीडेवलपमेंट के हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 20-20, 25-25 लाख स्क्वायर फुट के काम हम लोग आज की तारीख में हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा काम करने से अच्छा एक जो इतने साल से हम जो काम कर रहे हैं, और जो लोग जो ये इतने साल से कर रहे हैं, उनका एक रेपुटेशन बन चुका है यहाँ पे। और वो लोग रीडेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले डेवलपमेंट में योगदान दिया, अब रीडेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। एंड ये जो है, ये जो काम में एक और बड़ी बात ये है कि आज सोसाइटी को हम मैक्सिमम देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम कैसे मिले? किसी एक के पास जाके तो नहीं मिलेगा। तो हमने उसके लिए सारे अच्छे डेवलपर्स को एक मंच पे लेके आए, जहां पे सोसाइटीज जाके हर आदमी से मिल सके, उनसे बात कर सके, उनको समझ सके, और उनके पास से एक एक्सेस मिले। अभी एक रीडेवलपमेंट करने के लिए एक एक्सेस लगता है, तो एक्सेस जो डेवलपर के पास से जो एक्सेस मिलता है कि मैं जाके मिलूं, बात करूं, ये आपको नॉर्मली ऐसे मंच नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आपको एक मंच चाहिए जहां पे आप लोगों का एक्सेस मिले। तो लोगों को एक्सेस हमने प्रोवाइड किया। अब क्या होगा, अब जो टेंडर होगा या वो टाइम पे जो एक्सेस की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन इज वेरी गुड। कंपटीशन इज हेल्दी कंपटीशन, वो ऑलवेज हेल्दी कंपटीशन सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन सबसे मैक्सिमम बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी को समझेगा कि मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे कितना मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी आज की तारीख में कभी किसी ने कुछ ऑफर दिया, फिर उसके पास से दूसरे के पास जाए या तीसरे के पास जाए, उससे अच्छा एक ही टाइम पे सबके पास से बात करके बोलो कि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम क्या दोगे, वो हिसाब से हम नेगोशिएट करके डिसीजन लेंगे। और इस तरीके से आगे नई मुंबई का जो विकास है वो अच्छे तरीके से बिना रुकावट के हो सकता है। ये क्या होता है कि कोई भी अच्छी चीज होनी है तो थोड़े बहुत कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई जब स्टार्ट हुआ था, मुंबई में जब शुरुआत हुई थी रीडेवलपमेंट की, तो पहले इतनी ज्यादा रीडेवलपमेंट में लोग घुस गए उसमें कि लोगों ने कैलकुलेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नई मुंबई में भी ये सेम चीज हो रहा है, आई कैन टेल यू। लेकिन ये जो है अभी फॉर एग्जांपल मुंबई में आज के तारीख में जो 5-10 साल पहले अटके हुए हैं, उसके अलावा अभी जो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, अभी लोग एकदम जागरूक हो चुके हैं। तो लोगों को पता है कि कितना मिलना चाहिए, कितना, कौन ज्यादा दे रहा है तो कौन ब्लफ कर रहा है, कौन ज्यादा ऐसे काम उठाने के लिए कर रहा है, सब लोगों को समझता है। लोग इतने भी ये नहीं है, उनको समझता है, वो जानकार बन चुके हैं। एंड अब नई मुंबई में थोड़ी सी दुख की बात यह है कि नई मुंबई में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं होने के कारण हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो मुंबई में जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, अब नई मुंबई में वो शुरुआत का एक टाइम आया है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स आएगा। लेकिन ये कोलैटरल डैमेज है। कुछ जगह पे कुछ साइट्स बंद होंगी किसी की, क्योंकि शायद ओवर कमिटमेंट किया होगा, या फिर कुछ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, या फिर सोसाइटी ने कुछ ज्यादा डिमांड किया होगा, तो उन्होंने काम उठाने के लिए कैसे भी डिमांड पूरी की होगी। तो कुछ चीजें होंगी, लेकिन ये एक वाइट नॉइज है, मतलब ये कभी कभी होगी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली ही करते हैं
जो ग्रेड ए डेवलपर्स है, जो अच्छे डेवलपर्स है, उनके कोटेशन के बीच में जो डिफरेंस है 5 to 10%, 5% मैक्सिमम, मेरे 10% मैक्सिमम, एकदम हायर साइड होगा, उतने डिफरेंस के अंदर में वो ऑफर्स रहते हैं, क्योंकि प्राइस सबको पता है, कैलकुलेशन सबको पता है। तो उससे ज्यादा एक बड़ा डिविएशन मैंने नहीं देखा है, और उतना बड़ा डिविएशन होता है तो सोसाइटी वालों को भी सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं पहले ये सोचता था कि मैं सोसाइटी को मैं उनको समझाऊं ये चीज़ों के ऊपर, लेकिन क्या होता है जब कोई 5 रुपए की चीज़ के लिए कोई 10 रुपए ऑफर करता है, तो फिर उसमें समझाने से कुछ नहीं होगा। वो जो 10 रुपए जिसने ऑफर किया है तो उसके साथ ही जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी का रूल्स है। जो सोसाइटी को कोई अच्छा ऑफर दिया हुआ है तो सोसाइटी हैज टू एक्सेप्ट। अब सोसाइटी को मैं इतना ही जागरूक करने बोलूंगा कि आप ऑफर अच्छी लीजिए, लेकिन एक काम कर लीजिए कि आप इसको लॉक करके करिए। मतलब ये अगर 10 का भी ऑफर मिला, 5 के बदले 10 का ऑफर मिला, तो आप उसको लॉक कर लीजिए और लॉक करके आगे बढ़िए। और कल अगर उसने डिफॉल्ट किया तो ऐसा दंड होना चाहिए कि वो कभी नेक्स्ट टाइम वो आदमी वो ऐसा फेक ऑफर कुछ दे नहीं पाए। बट ऑफर जरूर लीजिए, क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये घर बन रहा है, ये है वो चीज को आप साइड में रखिए। आप ये प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आप सबसे बेस्ट ऑफर लीजिए। सारे बिल्डर्स आए हुए हैं यहाँ पे, 30 to 35 बिल्डर्स आए हुए हैं यहाँ पे। बॉम्बे से बिल्डर्स आए हैं, रिस्तम जी इज हियर, आदित्य राज इज हियर, सो मेनी बिग डेवलपर्स आर हियर। आप आइए यहाँ पे, आप उसका लाभ उठाइए, सबसे बेस्ट ऑफर लीजिए एंड लॉक करके काम कीजिए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा एक अप्रोच ऐसा है कि एक तो नई मुंबई में बहुत ही कम लोगों ने रीडेवलपमेंट में सीसी लिया है, मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिया है, एंड उसके बाद में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट माने ओसी। तो रीडेवलपमेंट में ओसी लिए हुए बहुत ही कम चुने हुए डेवलपर्स में से हम एक है जिन्होंने ओसी भी लिया हुआ है रीडेवलपमेंट। और यूडीसीपीआर जो नया जीआर आया था, उसके अंडर में सबसे मैक्सिमम बेनिफिट देते हुए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने अभी एग्जीक्यूट किया हुआ है, और उसका हम डिलीवरी अभी दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारा जो कमिटमेंट लोगों के साथ है, इस कमिटमेंट के वजह से ही हमको काम मिल रहा है। दूसरा, हमारा एक इमोशनल क्वेश्चन है। भले ये मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन ईवी होम्स इसको एक इमोशनल कनेक्ट करके लेता है। क्योंकि इमोशनल में क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एग्रीमेंट में ऐसा लिखा जाता है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद, आपके सीसी आने के बाद आपका रेंट चालू होता है। हमने एक ट्रेंड चालू किया है कि अगर बिल्डिंग डायलापिडेटेड है, बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, तो या तो हम अगर हो सके तो वहां पे एक ट्रांजिट बिल्डिंग बना के दे देवे, ताकि हमारा वो नुकसान नहीं हो, क्योंकि ट्रांजिट बिल्डिंग अब ये बना दिया, बाद में हम निकाल सकते हैं, तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा उसमें, जैसे हमने श्रद्धा और अवनी में किए, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 में किए। या फिर अगर सोसाइटी खाली करने को तैयार है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद, बट सीसी नहीं आई है, तो उसके बीच में जो इंटरिम पीरियड होता है उसमें सोसाइटी सफर करती है। तो इसके लिए हमने हमारे तरफ से हमने किया कि आप एक काम कीजिए, आप खाली कर लीजिए, हम आपका उतना टाइम का जो भाड़ा है, अभी हम जो 50 लाख रुपए भाड़ा है, 12 महीने का भाड़ा है, 6 करोड़ का नुकसान होता है, तो हम वो भी हम एक इमोशनल एंगल से हम देखते हैं, जो डेवलप कोटेशन में, टेंडर में कहीं नहीं लिखा होता है, तो वो भी हम लिखते हैं कि वो हम कुछ प्रोवाइड करें इमोशनली, ताकि वो सोसाइटी को एक हेल्प हो जाए उनके ट्रांजिशन पीरियड के टाइम में। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे और बाकी लोग के बीच में। जाहिर तौर पे इसमें जो मार्जिन होती है, बफर्स होती है, वो हमको मेंटेन करनी पड़ती है। इसके लिए हमारी ऑफर सब जगह पे अव्वल नंबर पे नहीं आएगी शायद से, लेकिन हम मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका ये सवाल सब लोग पूछते हैं। तो ये सवाल जब बॉम्बे बन रहा था, अभी ये सवाल हम नवी मुंबई में आप आज पूछ रहे हैं, लेकिन जब बॉम्बे बन रहा था तभी भी ये सवाल था। ये सवाल सब लोग पूछते हैं, रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो यार इसका प्लानिंग क्या होगा, उसका प्लानिंग क्या होगा। लेकिन आपको मैं बता के रखता हूं, अगर मुंबई ने अपनी कैपेसिटी को 3 टाइम्स बना चुके हैं मुंबई, तो मुंबई में नवी मुंबई के रोड नहीं है, नवी मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नवी मुंबई के ड्रेनेज नहीं है, नवी मुंबई की पानी नहीं है, नवी मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। जिस मुंबई में ये सब की कमी है, वहां पे उन्होंने अपने नंबर्स को 3 टाइम्स एक्सपैंड कर चुकी है। तो ये नवी मुंबई है बॉस। नई मुंबई ने ऑलरेडी, 12वें कमेटी ने 1970s में ऑलरेडी इसका एक एस्टैब्लिश कर चुके थे कि ये कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि मुंबई को देख के ही नई मुंबई बना हुआ है। सो मुंबई के जैसे और 3 मुंबई को अकोमोडेट करने के लिए नई मुंबई बना हुआ है। तो ये आप कॉन्सेप्ट, अगर जो भी लोग हैं जो सोचते हैं ऐसा, वो आप कॉन्सेप्ट दिल से निकाल लीजिए, माइंड से निकाल लीजिए कि क्या होगा इंफ्रा के ऊपर इफेक्ट होगा, लेकिन उसकी प्रोविजनिंग ऑलरेडी एनएमएमसी ने और सिडको ने करके रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, रोड विड्थ तभी हो सकता है जब रोड के लिए जगह होगा। तो आज हमारे रोड्स, एग्जिस्टिंग रोड्स 8 मीटर के हैं और हमको 15 मीटर का प्रोविजन दिया हुआ है, हमने 15 मीटर किया हुआ है। तो ये 8 का 15 मुंबई में कभी नहीं होएगा जिंदगी में। मुंबई में 8 का 9 हो सकता है या 9.5 होगा, 15 कभी नहीं हो सकता है। एक जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, वहां पे 9 मीटर रोड है, वहां पे 18 मीटर का प्रपोज किया है। क्यों? क्योंकि 18 मीटर पॉसिबल है नवी मुंबई में, 9 का 18 मुंबई में कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो ये जो सोच है लोगों की, ये एक्चुअली एक डेट्रीमेंटल सोच है हमारे सिटी के लिए। आज मुंबई
शहरों के बीच में मुंबई सबसे अव्वल नंबर पे है। क्यों? क्योंकि ये जो डेट्रीमेंटल सोच लोगों ने वहां पे भी नहीं की थी, तो आज यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली एंड गॉड्स गिफ्ट है, गॉड्स ग्रेस है कि सिडको ने उस जमाने में, उसके प्लानिंग के जमाने के अंदर ही ये सब चीजों की देखरेख की थी कि ये मुंबई के जैसे बढ़ने वाला है नई मुंबई, तो नई मुंबई को हमको पहले से ही इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोविजन करके रखनी चाहिए। आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके प्रोविजंस ऑलरेडी तैयार है, और जब सीसी देते हैं और सीसी देने के बाद उसमें कंडीशंस होते हैं, डेवलपमेंट का एक चार्ज हम देते हैं, उसमें कंडीशन रहता है, रोड विड्थ बराबर करना है अपने को, उसके अंदर इंफ्रा हमको बनाना है, और उसको कनेक्टिंग पॉइंट्स भी दिए हुए जाते हैं। तो ये सब डिटेल्स है ना। अभी अभी हमारे एनएमसी के एडीटीपी साहब आए थे, केकान साहब आए थे, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, एक्चुअली उनको भी आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑलरेडी ये एनएमसी के प्रोविजंस में और सिडको के प्रोविजन ऑलरेडी ये इनकॉर्पोरेटेड है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि नई मुंबई में इतने सारे लोग आएंगे। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, एफएसआई तो बढ़ गया यूडीसीपीआर में। अब ओपन प्लॉट में भी और ये प्लॉट में भी, टेंडर रिडेवलपमेंट प्लॉट में भी एफएसआई तो सेम है, उसमें भी नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम ही बनने वाले हैं। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स ही सेम बनने वाले तो इंफ्रा होगा ही ना, जब सिडको अगर प्लॉट बेच रही है तो। इसके लिए वो चीज़ के बारे में आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू।